तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए सोडांगी का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इससे निपटने के लिए इसकी शक्ति का राज जानना होगा, और वह राज या तो ये जानता है और या फिर इसका भगवान। वाह क्या बात कही है चंडिका, मैं कुछ समझी नहीं। ध्रुव मेरी टांग तो नहीं खींच रहे हो ना? नहीं चंडिका, तुम्हारा केमिकल एनालाइजर सही कह रहा था। यहाँ पर सौर ऊर्जा बैटरी मौजूद है। यह तो सभी जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। वह शायद इसलिए क्योंकि सूर्य इनको शक्ति देता था, और सौर ऊर्जा की शक्ति एंटी ग्रेविटी फोर्स पैदा करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी इसको सौर ऊर्जा से मिल रही है। इसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो सौर ऊर्जा को सोलर बैटरी बनकर सोख रही है, और उसी से इसको ये पावर मिल रही है। इसके कड़े ज़रूर वे ही सोलर बैटरी का काम कर रहे हैं, पर इस रात में इसको सौर ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? शायद चांद से। चांद भी सूर्य की ही किरणों को हमारी पृथ्वी पर परिवर्तित करता है। अब क्या करें, इसके कड़ों को भला हम कैसे उतार सकते हैं? एनर्जी को एनर्जी काट सकती है। इसके कड़े धातु के हैं, और इन तारों में बिजली अभी भी दौड़ रही है, और वह भी 11,000 वोल्ट की। इस शौक को सह पाना किसी भी इंसान के लिए असंभव था, लेकिन सिराटा तो वह सदियों पुरानी जीवित मम्मी थी जिसको तुतैन ने पिरामिड की चमत्कारी शक्तियों की मदद से अब तक जीवित रखा था। और जो मौत को सह सकता है वह कुछ भी सह सकता है। मेरे कड़े पर तेरा वार करना बता रहा है कि तूने मेरी शक्ति के स्रोत को ढूंढ लिया है, लेकिन मुझको ऊर्जा देकर तू मेरी शक्ति को और बढ़ा रहा है। चांद की धीमी और ऊर्जा तो मुझको सिर्फ वाहन जैसी चीज़ों को उठा पाने की क्षमता ही दे पा रही थी, पर ये ऊर्जा पाकर तो मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। धन्यवाद ध्रुव, धन्यवाद। अब मैं तुझको वाहनों से कुचल कर नहीं बल्कि इमारतों से कुचल कर मार सकता हूँ। ये क्या हुआ ध्रुव, हमने तो इसकी ताकत और बढ़ा दी। थोड़ा धीरज रखो चंडिका, विद्युत ऊर्जा दूसरी ऊर्जाओं में बदलने के साथ साथ हमेशा हीट एनर्जी भी बदलती है, और 11,000 वोल्ट की ऊर्जा जब उष्मा में बदलेगी तो वह धातु को पिघलाकर पानी बना देगी, और तब इसकी शक्ति को काटना बहुत आसान होगा। दूसरा कड़ा भी उतर गया, और कड़े सिराट्रा के शरीर से अलग होते ही उसकी शक्ति भी खत्म हो गई। पूरे क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वापस लौट आई, और एक गिरती कार से सिराट्रा का अपना निशाना बना डाला। आह बेचारा सिराट्रा अपने ही हथियार से मारा गया, और इसकी तस्वीर ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। वैसे तो मैं चाहता था कि तुम तस्वीर की सुरक्षा के लिए वहाँ पर रुकती चंडिका, पर कोई बात नहीं। वहाँ पर श्वेता तो है ना? श्वेता, हाँ हाँ, पर क्यों? तस्वीर लेने पहुँचे सांप को तो मैंने काबू में कर लिया था। तस्वीर पर और भी हमले हो सकते हैं, पर मुझको श्वेता पर भरोसा है, वह संभाल लेगी। श्वेता, मैं चलती हूँ। ध्रुव तुम भी फटाफट घर पहुँचो। ये क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने, तस्वीर के तो आसपास भी कोई नहीं है। अरे कहाँ चले ध्रुव? ओह, नागराज और वेदाचार्य साथ में फैसलेस भी है, यानी तुमने सर्पखोर पर काबू पा लिया। पर तुम राजनगर आए कैसे? सर्पखोर की खबर पाकर। उससे पहले तो मैं तस्वीर लेने मिस्र जा रहा था, पर मुझे यह देखकर तसल्ली मिली है कि करणवशी तुम्हारी तस्वीर ले जाने में कामयाब नहीं हो सका। करणवशी, उसका इस तस्वीर से क्या संबंध है? सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ है। सुनो, नागराज तो निश्चिंत था, लेकिन श्वेता की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। ओ माय गॉड, मेरे वहां पर पहुंचने तक उस तस्वीर को बचा कर रखना। श्वेता की चिंता बेबुनियाद नहीं थी, क्योंकि तुतैन ने उस तस्वीर को ढूंढने का रास्ता निकाल लिया था। यहाँ पर दर्पणों का जाल ऐसे बिछा है कि हर दर्पण में दूसरे दर्पण की छवि नजर आ रही है, और इस श्रृंखला के आखिरी दर्पण के सामने तस्वीर रखी है। यानी अगर मैं इस तस्वीर दिखाते दर्पण पर प्रकाश की किरण डालूंगा तो वह परिवर्तित होकर उसके पहले वाले दर्पण पर पड़ेगी, और वह यहाँ से फिर ये किरण और पहले वाले दर्पण पर पड़ेगी। यानी इस पर अब बस मुझको इस परिवर्तित हो रही प्रकाश किरण को पीछा करते जाना है, और मैं तस्वीर तक पहुंच जाऊंगा। ये रही तस्वीर। चंडिका थोड़ी देर से पहुंची थी। वह तस्वीर इसी कमरे में तो थी। ये क्या? ये तो किसी किस्म का ऊर्जा द्वार लगता है, और इसके अंदर घुसकर कोई भाग रहा है। कुछ गड़बड़ है। अब वह तस्वीर यहाँ पर नहीं है। मैं यह सोचकर निश्चिंत हो गई थी कि तस्वीर ले जाने वाले को मैंने काबू में कर लिया है, पर मुझे क्या पता था कि इसके पीछे एक से ज़्यादा लोग लगे हैं। ओफ, अब भैया को मैं किस मुंह से ये बताऊंगी? खैर, बताना तो पड़ेगा ही। नागराज की कहानी खत्म होते होते बुरी खबर उन तक पहुँच चुकी थी। ध्रुव भैया, श्वेता तुम यहाँ पर? वह तस्वीर, उसको कोई ले गया। ओ गॉड, कौन ले गया तस्वीर को? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ पट्टियों से बंधा एक पर
एक पैर देखा था, उसमें सोने के जूते थे। तुतेनखामेन वह खुद आया था तस्वीर लेने के लिए। आई एम सॉरी भैया, डोंट फील बैड बैड श्वेता, मैं भी अपने पास वाली तस्वीर को नहीं बचा पाया था। तुम्हारे पास भी कोई तस्वीर थी नागराज, पर इन तस्वीरों को चुरा कर कोई क्या करेगा? तस्वीर से जो काम होना था वह हो चुका था। क्लियोपेट्रा का महल अब पूरे स्वरूप में हमारे सामने है। अब करणवसी को दुनिया का सम्राट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे साथ आओ तुतेन, और मुझको बताओ कि वह शक्ति इस महल में कहाँ पर रखी हुई है जिसके सामने पूरी दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। कहाँ पर है क्लियोपेट्रा की चमत्कारी राजदंड? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। जल्दी ही करणवसी का सपना सच होकर उसकी आंखों के सामने था। यही है, यही तो है वह राजदंड जिसको हाथ में लेते ही दुनिया मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। और ये राजदंड तो मेरे हाथों में आने से इनकार कर रहा है, अपने आप उड़कर कहीं और जा रहा है। पर कहाँ? सोडांगी के पास। पर क्यों? क्योंकि इस राजदंड का प्रयोग सिर्फ क्लियोपेट्रा या उसके द्वारा अधिकृत किए गए प्राणी ही कर सकते हैं, और वह अधिकृत प्राणी मैं हूँ, आप नहीं करणवसी। अरे वाह, तब तो मैंने अनजाने में अपनी किस्मत बना ली, तुमको सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लिया। फिर भी सम्राट तो करणवसी ही बनेगा। तू राजदंड के जरिए दुनिया पर हुक्म चलाएगी और तुझ पर हुक्म चलाएगा करणवसी। नागराज और ध्रुव दुनिया पर मंडराते खतरे के बादलों को साफ देख रहे थे। स्टार हेलीकॉप्टर हमको 3 घंटे के अंदर अंदर करणवसी तक पहुंचा देगा नागराज। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी ध्रुव। अभी न्यूज़ लगा कर देख लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो अब तक मीडिया को पता लग गया होगा। अल जजीरा चैनल लगा कर देखता हूँ। अरे ये क्या हुआ? सारी दुनिया के हर चैनल पर एक ही मैसेज आ रहा है, एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए इंतजार करें। क्या है वह महत्वपूर्ण सूचना? यह है सोडांगी। मैं सोडांगी इस दुनिया के सभी देशों के शासनाध्यक्षों और नागरिकों को आदेश देती हूँ कि वे मुझको इस दुनिया का सामग्री स्वीकार करें। ये सोडांगी को क्या हो गया है? अभी पता चल जाएगा। हम मिस्र की धरती पर तक पहुंच चुके हैं, हमको सोडांगी को काबू करने में देर नहीं लगेगी। नहीं, सामग्री सोडांगी का अहित सोचने वाला हमारा दुश्मन है, और वेदाचार्य दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता। मैं तुमको पहचान रहा हूँ नागराज, मेरी याददाश्त अभी सही सलामत है, पर सामग्री का अपमान उनके सेवकों का अपमान है, मेरा अपमान है। ये क्या कह रहे हैं वेदाचारी? होश में आइए, मैं नागराज हूँ, नागराज। वेदाचारी को ये क्या हो गया है? फैसलेस, इसको संभालो तो तुमको है ध्रुव। वेदाचारी एकदम सही काम कर रहे हैं। जो सामग्री को का अहित करने का सोचेगा वह बागी है, और बागियों की एक ही सज़ा है, सजाए मौत। ओह, जिससे मदद की उम्मीद थी वह भी सोडांगी का वफादार बन गया। ये हो क्या रहा है? सोडांगी का कही बात सच हो रही है। राजदंड हाथ में आते ही पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन रही है। ऐसा है तो हम सोडांगी के गुलाम क्यों नहीं बन गए? याद करो ध्रुव, जब महानगर में हुई मिस्र प्रदर्शनी में उन तस्वीरों का जिक्र हुआ था तो सोडांगी ने हमको वचन दिया था कि वह सामग्री बन जाने पर भी मुझ पर और तुम पर अपना हुक्म नहीं चलाएगी। उसी वचन का शक्ति ने हमको सोडांगी के राजदंड की शक्ति से बचा रखा है, शायद इसलिए ताकि हम सोडांगी को बचा सकें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है करणवसी अपनी सम्मोहन शक्ति के जरिए सोडांगी से ये पाप करा रहा है। पर सोडांगी को तो हम तब बचाएंगे जब हम खुद बचेंगे। इस तिलिस्म शक्ति से बचने का मुझे तो कोई तरीका पता नहीं है। पता तो मुझे भी नहीं है। मुझको तो तिलिस्मी शक्ति ने हमेशा बचाया है, डुबोया कभी नहीं। डुबोया? वाह, तुमने मुझको आइडिया दे दिया है नागराज। जो भी आइडिया है उस पर अमल करो ध्रुव। अब जान निकलने में ज़्यादा देर नहीं है, मुसीबत दूर होने में भी ज़्यादा देर नहीं है नागराज। फेफड़ों में सांस भर लो नागराज। ध्रुव का हाथ हेलीकॉप्टर के कंट्रोल को दबाता चला गया और हेलीकॉप्टर पानी की सतह को चीरता हुआ समुद्र में घुसता चला गया। अब देखना यह है कि इनकी तिलिस्मी शक्ति इनको पानी में सांस ले सकने की शक्ति दे सकती है या नहीं। तिलिस्मी शक्ति को इतनी जल्दी बदल पाना आसान काम नहीं था। घुटती सांसें वेदाचार्य और फैसलेस के होशो-हवास छीनती चली गई। कुछ ही देर बाद वेदाचार्य और फैसलेस को हम पर इस तरह से हमला करना आश्चर्यजनक था। अब तो सोडांगी तक जल्दी से जल्दी पहुंचना और भी ज़रूरी हो गया है। मैं स्टार ट्रांसमीटर द्वारा करीम से संपर्क करता हूं, वह हमको पूरी दुनिया की जानकारी दे सकता है। अगर इन दोनों का यह हाल है तो पूरी दुनिया के प्राणियों पर क्या बीत रही होगी। राजदंड की शक्ति का असर पता लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही पलों बाद, सॉरी कैप्टन, हम तुमको कोई जानकारी नहीं दे सकते। सारे प्राइवेट सूचना
माध्यमों पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र में सेना ने सत्ता संभाल ली है। अब कोई भी जानकारी तुमको सिर्फ तभी मिल सकती है जब विश्व सामग्री का आदेश होगा। ये तुम क्या बक रहे हो करीम? मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, कमांडो फोर्स का कैप्टन, सुपर कमांडो ध्रुव। सॉरी कैप्टन, अब हमारी वफादारी सामग्री के प्रति है। ओवर एंड आउट। हद हो गई। मेरा ही कैडेट सोडांगी के गुण गा रहा है। भारत में पहली बार सेना ने सत्ता संभाल ली है। हालत बहुत बुरे हैं नागराज। मुझे स्टार ट्रांसमीटर दो ध्रुव। मैं अमेरिका के CNN के अपने दोस्त जोनाथन से बात करके हालत का जायजा लेता हूँ। जोनाथन इस वक्त CNN की टीम के साथ कहीं और था। हेलो, कौन? हाँ नागराज, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। किस काम में इतने बिजी हो दोस्त? अरे मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिस्र में हूँ। कुछ ही देर में राष्ट्रपति अमेरिका की सत्ता और न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल सामग्री सोडांगी के हाथों में सौंपने जा रहे हैं और इस काम में पूरी अमेरिकी जनता 100% हमारे साथ है। जल्दी बताओ कि तुमने फ़ोन किस लिए किया है? ऐसे ही जोनाथन, हालचाल पूछने के लिए किया था। ठीक है जोनाथन, बाद में बात करते हैं। खतरा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नागराज। अमेरिका तक ने घुटने टेक दिए हैं। आओ चल कर देखते हैं ध्रुव, शायद ये खबर सही ना हो, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? करणवसी तो हमको देखते ही मार डालने की कोशिश करेगा। हम सोडांगी के वफादार बन जाएंगे ध्रुव। सिर्फ हम या तुम ही जानते हैं कि सोडांगी के राजदंड का असर हम पर नहीं हुआ है। यह बात और कोई नहीं जानता। फिर हम करणवसी के जाल से सोडांगी को कैसे मुक्त कराएंगे? सही कहा नागराज, चलो जय सामग्री सोडांगी की। खबर सही थी सामग्री सोडांगी। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश की जनता की तरफ से अमेरिका का शासन और उसके सारे हथियार आपके सुपुर्द करता हूं। स्वीकार करो सोडांगी। करणवसी के हाथों में अब पूरी दुनिया को कई बार नष्ट कर सकने लायक शक्ति है। पर एक बात समझ में नहीं आई, नागराज सोडांगी के राजदंड ने करणवसी को अपना गुलाम क्यों नहीं बनाया? करणवसी के वशीकरण जाल में जो एक बार फंस जाता है फिर वह किसी भी शक्ति का प्रयोग करके करणवसी को वश में नहीं कर सकता। फिर तो एक ही रास्ता है, सोडांगी के पास चलना होगा। तुम उसके दिमाग पर छाए वशीकरण को दूर करने की कोशिश करना और मैं उसके हाथ से राजदंड को छीनने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ध्रुव। आओ सोडांगी का जयकारा लगाते हुए हम सोडांगी के पास आराम से पहुंच जाएंगे। सामग्री की जय हो, सोडांगी की जय हो। नागराज और ध्रुव भी, अरे वाह, ये तो मेरी दुनिया को जीतने से भी बड़ी जीत है। आखिर राजदंड की शक्ति के सामने इनको भी घुटने टेकने पड़े। आने दो। कहो क्या चाहते हो नागराज? सामग्री का आदेश चाहते हैं। अब तो यही बताएगी कि हमको क्या करना है। हमको तो बस सामग्री सोडांगी की सेवा में अपना जीवन बिताना है। ध्रुव राजदंड छीनने के लिए मौके की तलाश में था और वह मौका नागराज उनको देने ही वाला था। आज तक मुझे दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था सामग्री। मैं बात करने के साथ साथ अपने सम्मोहन के जरिए सोडांगी के दिमाग में पहुंच रहा हूं और करणवसी के वशीकरण को धीरे धीरे तोड़ रहा हूं। लेकिन अब आप मुझको मिल गई है और जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरा सम्मोहन असर कर रहा है। सोडांगी का दिमाग धीरे धीरे इसके वश में आता जा रहा है। नागराज सफलता के चंद पलों की दूरी पर ही था, लेकिन सोडांगी, सामग्री सोडांगी, दूर रहिए इससे। नागराज और ध्रुव गद्दार है। ये आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तक आपके स्वामी भक्त नहीं बने हैं। वेदाचार्य ये झूठ नहीं बोल सकता। यानी किसी अनजान कारण से नागराज और ध्रुव पर राजदंड का जादू नहीं चल सका। ये मेरा सारा खेल बिगाड़ सकते हैं। इनको तो मरना ही होगा। सोडांगी, इन दोनों को खत्म करने का आदेश दो। खत्म कर दो नागराज और ध्रुव को। मौके पर मौजूद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों के अत्याधुनिक हथियार गरज उठे। इतना आसान नहीं है नागराज को मार पाना। गोलियों की बौछार को नागराज का शरीर झेल गया और हथियारों को नागराज के सर पर उड़ा ले गए। रही सही कसर ध्रुव ने पूरी कर दी। हमको यहाँ से निकलना होगा नागराज। हमको योजना बनाने के लिए समय चाहिए। बात तो ठीक है ध्रुव, पर हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जहाँ भी जाएंगे ये हमारा पीछा करेंगे। इसका भी हल है मेरे पास। स्टार लाइन के छत पर पड़ी कनात को नागराज और ध्रुव के ऊपर ला गिराया। आहा, ये दोनों अपने ही जाल में फंस गए हैं। अब ये बच नहीं सकते। गोलियों की बौछार ने कनात को जाली में बदल डाला। अब इन दोनों की लाशें लेकर मेरे पास आओ। पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। असंभव, ये कैसा जादू है? उन दोनों को आसमान निगल गया या जमीन खा गई? उनको ज़मीन निगल गई थी। गुड आइडिया ध्रुव। ऐसे ज़मीन के नीचे से जाने पर किसी को भी यह अनुमान नहीं लग पाएगा कि हम किस दिशा में गए हैं।
वे तो यह अनुमान भी मुश्किल से ही लगा पाएंगे कि हम जमीन में सुरंग खोदकर भागे हैं, क्योंकि तुम्हारे सर्पों ने सुरंग के मुंह को फिर से मिट्टी भरकर समतल कर दिया था। अब फिलहाल हमको कोई भी कुछ देर के लिए परेशान नहीं करेगा। बताओ, हम दुनिया को करणवसी के हाथों से कैसे बचा सकते हैं? दो ही तरीके हैं, या तो सोडांगी के हाथ से राजदंड का छीना जाए और या फिर सोडांगी को करणवसी के सम्मोहन से मुक्त कराया जाए। पर इन दोनों में से एक भी काम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। करणवसी खतरे को भांप रहा था। नागराज और ध्रुव मुझ पर दूसरा वार भी जल्दी ही करेंगे। उससे पहले ही मुझको उन्हें बेबस करना होगा, और यह काम करने का तरीका मुझे पता है। सोडांगी कुछ ही पलों के बाद, अरे तुमको ये क्या हो रहा है नागराज? एकाएक मेरा शरीर मेरे वश में नहीं रहा है ध्रुव। लगता है जैसे कि मेरे शरीर के सर्पों ने मेरे शरीर का कंट्रोल ले लिया है। ये जरूर सोडांगी के राजदंड का असर है। अब तुम्हारे सर्प भी उसकी बात मानने के लिए मजबूर हैं। ये काम उन सर्पों का नहीं है ध्रुव जो मेरे शरीर में पैदा होते हैं। वे मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है, और सोडांगी के वचन के कारण राजदंड का असर उन पर नहीं हो सकता। ये काम उन इच्छाधारी सर्पों का है जो मेरे शरीर से पैदा तो नहीं हुए, लेकिन मेरे शरीर में ही वास करते हैं। और चूंकि वे राजदंड के वश में हैं, इसलिए मैं उनको शरीर से बाहर निकालने का खतरा मोल नहीं ले सकता। यानी तुम अपने ही हाथों से पीटने के लिए मजबूर हो। अब अगर तुमको बचना है तो तुमको करणवसी के शरण में जाना ही पड़ेगा। उसका मौका शायद न मिले ध्रुव, क्योंकि ये सर्प मेरी गर्दन और मेरी हड्डियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तभी ओह, तुम्हारे वारों ने दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया है और उससे होकर पानी तेजी से अंदर आ रहा है। यानी हम सुरंग खोदते खोदते समुद्र तक आ गए हैं। अब तो समुद्र में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पानी में पहुंचते ही ध्रुव और नागराज के हाथ तेजी से चलने शुरू हो गए। वे दोनों अब गूंगे बहरों की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये तो बुराई के रूप में भलाई मिल गई। अब तुम उन सांपों को आराम से शरीर से बाहर निकाल सकते हो जो तुमको परेशान कर रहे हैं। सही कहा ध्रुव, उनमें से कोई भी सांप पानी में सांस नहीं ले सकता। नागराज के शरीर से इच्छाधारी सर्पों की बाढ़ से निकलकर पानी में अपने होश खोने लगी। ये क्या कर रहे हो नागराज? ये तो पानी में वैसे ही बेहोश हो जाएंगे, फिर इनको घूंसा मारकर बेहोश करने की क्या ज़रूरत है? मैं इन पर वार करके इनको सतह पर भेज रहा हूँ ताकि पानी के अंदर ये बेहोशी की अवस्था में दम घुटकर ना मर जाए। लेकिन अब मेरा भी इनके जैसा ही हाल हो रहा है। पानी के अंदर मेरा दम भी घुट रहा है। मैं तुम्हारी तरह पानी में सांस नहीं ले सकता, पर इस वक्त मेरा सतह पर जाना खतरनाक हो सकता है। सेना के सैकड़ों हेलीकॉप्टर इस वक्त हमारी तलाश में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे होंगे। हेलीकॉप्टर, कुछ देर तक और सांस रोके रहो नागराज, मैं अभी आया। कोशिश ज़रूर करूँगा ध्रुव, गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ध्रुव वादे के मुताबिक 1 मिनट से पहले ही वापस आ गया और उसके पास नागराज के दम घुटने का इलाज भी था। कमाल है ध्रुव, तुमने गजब का आइडिया लगाया है। लेकिन हवा से भरा यह टायर समुद्र में आया कहाँ से? आराम से सांस लो नागराज, अपना ही माल है ये। हेलीकॉप्टर नाम से मुझे याद आ गया कि अपना स्टार हेलीकॉप्टर इसी इलाके में गिरा था। बस जाकर उसी के टायर निकाल लाया। अब बताओ आगे क्या? माफ़ करना ध्रुव और नागराज, लेकिन ये पता चलने के बाद कि तुम लोग सामग्री सोडांगी की खिलाफत कर रहे हो, मुझे तुमसे अपनी मित्रता तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। समुद्र तल पर बसी देवों की नगरी स्वर्ण नगरी का योद्धा धनंजय, ये तुम क्या कर रहे हो धनंजय? तुम तो देव जाति के हो, तुम राजदंड का आदेश भला कैसे मान सकते हो? अब सोडांगी ही हमारी सामग्री है, पर बुरा हो हमारे कानूनों का जो मानवों के साथ घुलने मिलने पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब जब तक मैं तुम दोनों को सामग्री तक पहुंचाने का रास्ता तलाश न कर लूँ, तब तक तुम दोनों मेरी कैदी बनकर रहोगे स्वर्ण नगरी में। ये स्वर्ण नगरी का सबसे सुरक्षित कक्ष है। ये हमारा संगणक कक्ष है। तुम इसको कंप्यूटर रूम भी कह सकते हो। इसमें इस ग्रह पर अब तक मौजूद सारी जानकारियाँ भरी हुई है, हमारी भी और मानवों की भी। इसलिए इस कक्ष के आसपास इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा है कि न तो यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से आ सकता है और न जा सकता है। किस्मत एक बार फिर हमारा साथ दे रही है नागराज। अब तक हमारे पास योजना बनाने लायक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस कंप्यूटर में अगर सारी जानकारियाँ भरी है तो हमको क्लियोपेट्रा के राजदंड की शक्ति नष्ट करने के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। बस एक समस्या है ध्रुव, वह यह कि इस कंप्यूटर को चलाना या जानकारी हासिल करना न तो तुमको आता है और न मुझे। बस इसी समस्या को हमें सुलझाना है। वैसे इस समस्या का हल मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख रहा हूँ नागराज। मेरी आंखों में? वह कैसे? 1 मिनट। नागराज और ध्रुव को जो भी करना था वह जल्दी करना था।
उनके पास वक्त नहीं था। मैं सामग्री सोडांगी एक नया आदेश देने जा रही हूँ। अब से करणवसी की आज्ञा को मेरी आज्ञा समझा जाए। करणवसी की आज्ञा सामग्री सोडांगी की आज्ञा होगी। अब करणवसी दुनिया की सत्ता को अपने हाथों में ले रहा है। अपनी योजना बताओ ध्रुव, जल्दी। करणवसी वाकई दुनिया पर कहर ढाने वाला था। पूरी दुनिया अब मेरे कब्जे में है, सभी मेरे गुलाम हैं। मैं तो बोर हो गया, अब करूं भी तो क्या। दिल तो बहलाना ही है। पुराने रोमन शासक स्टेडियम में ग्लैडिएटरों की कुश्ती देखते थे, मैं दो देशों की सेनाओं के बीच का युद्ध देखूंगा। लड़ाई शुरू करो। मानव इतिहास में पहली बार एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा था जिसमें दोनों सेनाओं की स्वामी भक्ति एक ही शासक के प्रति थी। बिना किसी कारण के बेगुनाहों का खून बह रहा था और खुशी के मारे करणवसी का खून बढ़ रहा था। इतना मजा तो रोमन, मुगल और अंग्रेज महाराजाओं ने मिलकर भी नहीं किया होगा। लड़ो और लड़ो। इस लड़ाई को सिर्फ भगवान ही रोक सकता था। सर सर, तेरा सिर। सम्राट बोल। सम्राट, सॉरी सम्राट, अभी खबर है नागराज को आपके वफादारों ने पकड़ लिया है। क्या सचमुच? युद्ध रुकवा दो और तुरंत क्लियोपेट्रा के, मेरा मतलब मेरे महल की तरफ चलो। सूचना भेज दो कि नागराज को वहीं पर लाया जाए और जल्दी ही। इसका दूसरा साथी कहाँ है? उसके पास पानी में सांस ले सकने की शक्ति है, इस कारण वह यहाँ पर लाते समय हमारे हाथों से भाग निकला, पर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। शाबाश, पर तुम लोग कौन हो? हम आपके सेवक हैं सम्राट, पर हमको अपनी पहचान गुप्त रखने दीजिए। हमारे कानून हमको अपनी पहचान जाहिर करने की इजाज़त नहीं देते। अब तुम सम्राट करणवसी के सेवक हो, अब तुम्हारा अपना कोई कानून नहीं है। तुम्हारे सारे कानून अब करणवसी के आदेश हैं। अपने चेहरे दिखाओ। जो आज्ञा सम्राट। देखिए मेरा चेहरा, मेरा भी और मेरा भी। ये तो सभी नागराज है। इनमें से असली नागराज कौन है? अब ये सभी अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। इनको पकड़ो, इनको। इनमें से ज़रूर एक असली नागराज है और वह इन हमशक्ल नागराजों से गड़बड़ी फैलाकर अपना कोई काम साधना चाहता है। पर सबको पकड़ो, इन सबको पकड़ो, पीछा करो इनका। करणवसी बिल्कुल सही सोच रहा था। नागराज और ध्रुव इसी मौके की तलाश में थे। महल के दरवाजे पर लगी सिक्योरिटी भी क्लोन नागराजों को पकड़ने के लिए भाग गई। यही मौका है नागराज, हम महल में घुसते हैं। तुम अपने काम पर लग जाओ और मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। तुम्हारा आइडिया काम आ गया ध्रुव। धनंजय को सम्मोहित करके मैंने इससे कंप्यूटर में भरी जानकारी भी निकलवा ली। इनकी उन्नत तकनीक की मदद से क्लोन भी बनवा लिया और करणवसी के षड्यंत्र को नष्ट करने की योजना बना ली। सीधा सा आइडिया था नागराज। अगर करणवसी वशीकरण का सहारा लेकर हमारी दोस्त सोडांगी को अपना गुलाम बना सकता है, तो हम भी सम्मोहन की मदद से राजदंड के गुलाम धनंजय को अपना गुलाम बना सकते हैं। पर जरा संभल कर ध्रुव, महल में न जाने कौन से खतरे मौजूद हो। नागराज और ध्रुव की योजना दो तरफ से वार करने की थी। जाओ मेरे जासूस सर्पों और इस महल में मौजूद उस गुप्त मकबरे की तलाश करो जहाँ पर अभी भी क्लियोपेट्रा का शव फिर से जी उठने के इंतजार में पड़ा है। सिर्फ वही सोडांगी से राजदंड छीनकर करणवसी की योजना को खत्म कर सकती है। वह सोडांगी की माँ के सर्पदंश से मरी थी। मैं वह जहर चूसकर क्लियोपेट्रा को फिर से जिंदा कर सकता हूँ और क्लियोपेट्रा के शव ग्रह का रक्षक स्फिंक्स ऐसा कभी नहीं होने देगा। क्लियोपेट्रा अपने आप ही उठेगी और तभी उठेगी जब उसके ऊपर चढ़ी देवी आइरिस के सांप की अवधि खत्म हो जाएगी। तब तक रानी क्लियोपेट्रा का काम सोडांगी के जरिए उसका राज दंड करेगा, पूरी दुनिया पर शासन करने का काम। लेकिन अगर क्लियोपेट्रा तेरी दया से जी उठी तो वह तेरे आदेश के गुलाम बन जाएगी। ये फिंक्स तो बहुत खतरनाक प्राणी है। मैंने सुन रखा है कि इसको अगर जलाकर राख भी कर दो तो ये अपनी राख में से फिर से जी उठता है। खैर, इस बात को तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। मेरे ध्वंसक सर्प इसके टुकड़े करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। ध्वंसक सर्पों ने स्फिंक्स के छिथड़े हवा में उड़ा दिए, लेकिन स्फिंक्स के बारे में जो किंवदंती थी वह 16 आने सच थी। मुझको तू मार नहीं सकता, मुझको कोई नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं मार सकता, लेकिन मैं तेरी जान ले सकता हूँ। इसके नाखून तो तलवार की तरह लंबे भी हो जाते हैं और ये मुझको कागज़ की शीट की तरह फाड़ सकते हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि फाड़ रहे हैं। अब और कोई चारा नहीं है, मुझे अपना जहर इसकी रगों में पहुंचाना ही होगा। नागराज के विष दंश का हर जीवित प्राणी पर एक ही असर होता है, वह प्राणी आग पर रखी बर्फ की तरह पिघल जाता है। लेकिन स्फिंक्स जैसा प्राणी गलकर फिर से खड़ा हो जाता है। मैंने कहा ना कि तू मुझे मार नहीं सकता, मैं स्फिंक्स हूँ, स्फिंक्स।
एक जासूस सर्प के मानसिक संकेत मुझको मिल रहे हैं। उसने क्लियोपेट्रा का शवग्रह ढूंढ लिया है, लेकिन लगता है कि मैं भी वहाँ पर लाश के रूप में ही पहुँच पाऊँगा। ध्रुव के सामने अभी एक ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई थी। आई एम सॉरी धनंजय कि मुझे तुमको हिप्नोटाइज करवा के अपनी मदद करने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है, पर इस महल में रहस्यमय शक्तियाँ हैं और मेरे पास उनसे निपटने के लिए नागराज जैसी शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। वैसे अगर तुम्हारे कंप्यूटर यानी संगणक की सूचना सही है तो महल के इसी हिस्से में वैसे ही कुछ और चमत्कारी कैनवास रखे हैं जिन पर क्लियोपेट्रा के महल को तस्वीर के रूप में उतार लिया गया है। नागराज का काम क्लियोपेट्रा के जरिए राजदंड हासिल करना है और मेरा काम है चमत्कारी कैनवासों को ढूंढकर उन पर इस महल को फिर से तस्वीर के रूप में उतार लेने का। हम दोनों में से कोई भी एक सफल हो गया तो करणवसी का आतंक समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अरे यह तो वही कक्ष लगता है जिसकी हमको तलाश थी। ये ठीक उसी जगह पर है जिस जगह पर इसके होने की जानकारी तुम्हारे संगणक ने दी थी। यह कमरा पेपिरस से भरा हुआ है और हर पेपिरस पर कोई ना कोई तस्वीर बनी हुई है। प्राचीन मिस्र कागज की जगह पेपिरस का ही प्रयोग करते थे और अब मुझे याद आ रहा है कि जो तस्वीर सोडांगी ने मुझे दी थी वह भी एक मोटे पेपिरस पर ही बनी थी। अब मुझको बस वैसे ही 2 पेपिरस ढूंढने हैं जिन पर महल की तस्वीरें आगे और पीछे से उतारी जा सके। तू पेपिरस के छाल पत्रों को ढूंढकर भी क्या कर लेगा? पेपिरस पर चित्र बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पेपिरस पर चित्र अगर कोई उतार सकता है तो सिर्फ कूचा और कूचा इस कक्ष में बिना निमंत्रण आने वाले हर प्राणी को तस्वीर में उतार लेता है। वह मुझे पता होना चाहिए था कि पेपिरसों को पाना इतना आसान नहीं होगा। पर ये क्या कर सकता है? हम पर रंग फेंक कर हमसे होली खेलेगा या फिर हमको ब्रश घोंप कर हमें मारेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता ध्रुव। हमारे संगणक में भी इसका जिक्र नहीं है। इसकी शक्तियों के विषय में हमें कुछ नहीं पता। पर अरे मेरे हाथ का रंग गायब कैसे हो रहा है? ये तो ब्लैक एंड वाइट में बदलता जा रहा है। वह रंग इसके पेपिरस कैनवास पर उभरता जा रहा है ध्रुव। यानी ये तुमको तस्वीर के रूप में कैनवास पर खींच रहा है। जल्दी ही तुम एक तस्वीर बनकर रह जाओगे। सही समझा तू स्वर्ण मानव। जैसे मैंने क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसके महल को तस्वीर बना दिया था वैसे ही अब तुझे भी तस्वीर बना दूंगा। वैसे तो मैं इस महल को फिर से तस्वीर में बदल सकता हूँ, पर अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियोपेट्रा पर छाए देवी आइरिस के शाप की अवधि अब समाप्त होने ही वाली है। वैसे भी अब रानी क्लियोपेट्रा को महल की ही ज़रूरत पड़ने वाली है, तस्वीर की नहीं। ओह, पता नहीं चल रहा है कि ये इस काम को कैसे कर पा रहा है। इसको रोको धनंजय। अभी लो ध्रुव। धनंजय का स्वर्ण पास कूचा की तरफ लपका, लेकिन अगले ही पल स्वर्ण पास धनंजय के हाथ से गायब होकर पेपिरस पर जा छपा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कि हो कैसे रहा है। खैर ये सोचने का समय नहीं है। धनंजय कूचा को द्वार बनाकर इस दुनिया के किसी सुनसान कोने में भेज दो। अभी लो ध्रुव। धनंजय ने द्वार बनाना तो शुरू तो कर दिया, लेकिन वह द्वार बनाना खत्म नहीं हो पाया क्योंकि स्वर्ण पास के साथ साथ अब धनंजय भी तस्वीर का हिस्सा बन चुका था। अब तेरा भी यही हाल होगा। ये क्या हो गया? जिसकी चमत्कारिक शक्ति का सहारा था वह तो खुद ही एक चमत्कारी शक्ति का शिकार बन गया, क्योंकि अब तू मेरी इस तस्वीर से लड़ता रह जाएगा और मैं तेरी तस्वीर उतार लूँगा। ओह, छेदों के अंदर से आती सूर्य की किरण तस्वीर पर पड़ते ही यह योद्धा तस्वीर से जीवित होकर बाहर आ गया और मेरे शरीर का पूरा रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब मैं इससे लड़ूं या अपने तस्वीर बनने से बचाऊं? मैं चाहूं तो तुझे एक पल में तस्वीर बना दूं, पर मैं तेरी तस्वीर को ज़रा संभाल कर बनाना चाहता हूं ताकि तू अपने आप को धीरे धीरे खत्म होता हुआ देख सके। नागराज भी अपने अभियान के बीच में ही रुका हुआ था। हार मान ले नागमानव और पीछे लौट जा। यह तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। तुझमें अद्भुत शक्तियाँ तो है लेकिन स्फिंक्स से जीत सकने लायक शक्ति नहीं है। नागराज कदम आगे बढ़ाकर पीछे कभी नहीं रखता। ऐसा है तो मैं तुमको कदम हिलाने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। पत्थर की मूर्ति में बदल दूंगा तुझको। इसके हाथ से निकलती किरण ने मेरे पैरों को पत्थर में बदल दिया है और अब मेरा पूरा शरीर पत्थर का बनता जा रहा है। इस पर वार करके इसको यह अद्भुत किरण छोड़ने से रोकना होगा। नागराज ने वार तो किया पर निशाना चूक गया, लेकिन फिर भी स्फिंक्स करा उठा और इसकी किरण भी लुप्त हो गई। ये कैसा चमत्कार है! निशाना कहीं और लगा पर यह करा उठा। मेरा शरीर भी सामान्य हो रहा है। मेरा वार तो इस मूर्ति पर लगा है जो शेर के सिर वाला इंसान है। अब समझा, ये मूर्ति स्फिंक्स का आधा रूप है। ये मूर्ति स्फिंक्स का असली शरीर है जिस पर शेर का सिर लगा है। जब तक ये मूर्ति सुरक्षित है तब तक स्फिंक्स भी अमर है।
लेकिन अगर इस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो स्फिंक्स भी खत्म हो जाएगा। खैर, यह तो अभी पता चल जाएगा। मूर्ति का हाथ हवा में उछलते ही स्फिंक्स का भी हाथ हवा में उड़ गया। वो मारा। स्फिंक्स इसलिए अमर था क्योंकि उसका आधा शरीर मूर्ति के रूप में सुरक्षित था। लेकिन अब न ये मूर्ति सुरक्षित रहेगी और न स्फिंक्स। मूर्ति के साथ साथ स्फिंक्स के भी चिथड़े हवा में उड़ गए। अब मेरा रास्ता साफ है। क्लियोपेट्रा के सुरक्षित रखे शव तक पहुंचने के लिए इसको अगर मैं जीवन दान दूंगा तो ये मेरे आदेश की गुलाम बन जाएगी और दुनिया को इससे कोई खतरा नहीं होगा। यह विष के कारण मृत है। अगर मैं इसके शरीर से विष खींच लूँगा तो ये फिर से जी उठेगी। नागराज क्लियोपेट्रा को उठाने की कोशिश कर रहा था और कूचा ध्रुव को गिराने की। मेरा शरीर तेजी से अपना रंग खोता जा रहा है। जल्दी ही मैं अपने अंग भी खोना शुरू कर दूंगा और आखिरकार एक तस्वीर बनकर रह जाऊंगा। ओह, ये क्या! इसका ब्रश चमक रहा है और इसका प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। कहीं यही प्रकाश तो मुझे तस्वीर में नहीं बदल रहा है? ये ब्रश इसके हाथ से गिराना होगा। मैं तो शायद इसके पास ना पहुंच पाऊं, लेकिन ये योद्धा इसके पास तक जरूर पहुंच सकता है। ये ध्रुव की कुशल कलाबाजी का ही कमाल था कि उस पर होने वाले वार कूचा पर पड़ रहे थे। वाह, मेरा रंग उड़ना रुक गया है। यानी ये कमाल इसके ब्रश का ही था। तू मुझे काट नहीं सकता लड़के। मेरा हाथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक मेरे पास थोड़ा सा समय है। सोडांगी ने बताया था महल की तस्वीरों को सूर्य की किरणें जिंदा कर सकती है। इस योद्धा को भी सूर्य किरण द्वारा ही जिंदा किया गया था। यानी मैं धनंजय को भी सूर्य किरणों से जीवित कर सकता हूँ। सूर्य किरणों ने सचमुच धनंजय को फिर से सामान्य बना दिया। धनंजय, तुम इस योद्धा से निपटो। कूचा को मैं देखता हूँ। कूचा का हाथ वापस जुड़ सकने से पहले ध्रुव उस तक पहुंच चुका था। अब तेरे दोनों हाथ मेरे कब्जे में हैं और तू बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता कूचा। ध्रुव को यह आभास था कि इस लड़ाई को जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन यह लड़ाई उसकी उम्मीद से ज़्यादा आसान निकली। अरे, यह कूचा कहाँ गया? वह तस्वीर बन गया है, पर कैसे? मैंने तो इसको दूसरी तरफ फेंका था। ओह, समझा। यह ब्रश फ्लैश लाइट का काम करता है। यह पारदर्शी कलर बोर्ड लेंस का और यह पेपिरिस कैनवास फोटो फिल्म का। अच्छा हुआ कि मुझको कूचा से लड़ाई लड़ने में यह जानकारी मिल गई, वरना पेपिरस कैनवास मिलने के बाद भी मैं कुछ न कर पाता। अब जब तक धनंजय इस योद्धा को ठिकाने लगाता है तब तक मैं पेपिरस कैनवासों को ढूंढ लेता हूँ। ध्रुव को मंजिल मिलने वाली थी, लेकिन नागराज को मंजिल मिल चुकी थी। हमने सारे नागराजों को मार गिराया, पर सभी नागराज नकली निकले। ओह, तो असली नागराज जरूर महल के अंदर गया होगा, पर अगर ऐसा है तो वह जिंदा बाहर नहीं आएगा। मैं यहाँ पर हूँ करणवसी नागराज, और इसके साथ कौन है? ये तो क्लियोपेट्रा लग रही है। ये रानी क्लियोपेट्रा ही है, क्योंकि इसके सामने आते ही राजदंड अपने आप मेरे हाथ से छूटकर इसके पास आ रहा है। क्लियोपेट्रा फिर से जीवित हो उठी है और अब दुनिया की रानी बन चुकी है। नहीं, इस राजदंड को तोड़ दो क्लियोपेट्रा। अब इस दुनिया पर जनता का राज है, तानाशाह और राजाओं का नहीं। मेरा आदेश मानो, क्योंकि मेरे द्वारा जीवन दान दिए जाने के कारण तुम मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य हो। ये क्या? क्लियोपेट्रा अब किसी की गुलाम नहीं है, क्योंकि इस पल से क्लियोपेट्रा के ऊपर छाए देवी आइरिस के शाप की अवधि समाप्त हो चुकी है। ओह, ये क्या हो गया? सांप की अवधि को भी इसी वक्त समाप्त होना था। अब तो मैं दुनिया के सामने सोडांगी और करणवसी से भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। मुझे इसको रोकना ही होगा। वह जहर इसके शरीर में वापस पहुंचाना होगा जिससे इसको अब तक मृत कर रखा था। नागराज का शरीर इच्छाधारी कणों में बदल कर क्लियोपेट्रा के ठीक पीछे जा पहुंचा। अरे, वह हरा नाग मानव कहाँ गया? मैं यहीं पर हूँ क्लियोपेट्रा। जो तुझसे लिया था वह वापस करने आया हूँ, समझी? पर यह विष अब मुझ पर असर नहीं करेगा। देवी आइरिस का शाप खत्म हो जाने के बाद मेरा शरीर भी यह मामूली विष तो क्या, विष का पूरा सागर अपने अंदर समेट सकता है। पर एक बात समझ में नहीं आई, तू राजदंड के असर से अब तक बचा कैसे हुआ है? शायद राजदंड की तरफ से किसी ने तुझे अभयदान दे रखा है, पर अब क्लियोपेट्रा तुझे अपना गुलाम बनने का हुक्म देती है। अब से तू मेरा गुलाम है और तेरा एकमात्र काम मेरी रक्षा करना है। ध्रुव भी अब तक बाहर आ चुका था। कूचा ने सही कहा था। क्लियोपेट्रा पर से सांप का असर हट गया है और उसने नागराज को भी गुलाम बना लिया है। अब एक ही रास्ता है, महल को फिर से तस्वीर में बदलने का, और थोड़ी ही देर में महल का अगला हिस्सा गायब हो रहा है। पर कैसे? ये काम उस लड़के का है। लगता है उसको भी नागबानों की तरह अभयदान मिला हुआ है। इसके हाथों में कूचा की कूची और रंगपट है। इसको नष्ट कर दो, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा।
इसको मेरे पास लाओ ताकि मैं इसको तुम्हारी तरह गुलाम बना सकूं नागमानव। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ स्वामिनी। ओफ, महल का पिछला हिस्सा अभी तस्वीर में बदलना बाकी है। और अब तो धनंजय भी मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि नागराज के सम्मोहन पास में होने के कारण ये उसके खिलाफ नहीं जाएगा। ओह, नागराज ने ब्रश और कलर प्लेट को तोड़ दिया है। अब कैनवास पर महल की तस्वीर कैसे उतरेगी? अगर जल्दी ही महल के पिछले हिस्से की तस्वीर नहीं उतरी तो क्लियोपेट्रा अपना महल फिर से बना लेगी और फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर यहाँ कहीं पर एक लेंस भी मिल जाता तो मैं महल की छाया कैनवास पर बना देता। बगैर लेंस के तो छाया का पेपिरस कैनवास पर उतर पाना नामुमकिन है। या शायद नहीं है। यह डिब्बा जिसमें मैं सारा सामान भर कर यहाँ तक लाया था, अगर मैं इसमें स्टार ब्लेड से एक छेद कर दूँ तो यह पिन होल कैमरे का काम करेगा। बच्चों द्वारा बनाया जाने वाला वह कैमरा जिसमें एक छेद दृश्य की स्पष्ट तस्वीर स्क्रीन पर उतार लेता है। कैनवास के डिब्बे के पीछे रखते ही महल की छाया कैनवास पर उतर आई और महल का पिछला हिस्सा भी गायब होने लगा। ये क्या? ये नहीं हो सकता। अब मैं अपनी सारी शक्तियों के साथ फिर से इस तस्वीर में खींच जाऊंगी। महल और क्लियोपेट्रा के गायब होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। अरे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर प्रेसिडेंट। मुझे करणवसी के सम्मोहन से आज़ाद कराने के लिए शुक्रिया नागराज। इन तस्वीरों को नष्ट करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इनको एक ऐसे गुप्त स्थान पर दफन कर दूंगी जहां से इसको ला पाना असंभव होगा। एक खुले ज्वालामुखी के मुंह के रास्ते से इनको लावे में दफन कर दूंगी। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि पूरी दुनिया का शासक बनने के बाद भी मैं तुम दोनों से मात खा जाऊंगा। तुमने इस अभियान की शुरुआत भिखारी के रूप में की थी न करणवसी? अब मैं अपने सम्मोहन द्वारा तुमको भिखारी बना दूंगा। जा करणवसी, उम्र भर के लिए भीख मांग कर गुजारा कर। और फिर नागराज के शक्तिशाली सम्मोहन ने अपना कमाल दिखाया। ए माई, कुछ पैसे देना। बाबा 2 दिनों से भूखा है। आगे बढ़ बाबा, हमारे पास छुट्टा नहीं है। समाप्त।